Hello everyone. In this lecture video, we will learn about the parallel forces in a plane, distributed forces in a plane, hydrostatic forces on submerged surfaces. Okay, so these are three main points which we are going to discuss in this video. The first is our parallel forces in a plane. As we already study about the concurrent forces, हम लोग concurrent forces के बारे में पहले ही जानते हैं कि ये क्या होता है. Okay, what is this? This is nothing but there are so many forces and we can see all forces meeting at a same point. These type of forces are called concurrent forces, or you can say that the line of action, इसे ये इसको जो बोलते हैं, ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन. तो लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ये किसी एक ही पॉइंट से पास हो रहा है. इन केस ऑफ पैरेलल फोर्सेस वी नो द मीनिंग ऑफ द पैरेलल. Okay, so here we can see that we consider 4 points A, B, C, D where these 4 different forces are acting, but all these forces are parallel to each other. इसका डायरेक्शन चाहे कोई भी हो लेकिन सब एक दूसरे के पैरेलल है. तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है. मीन्स व्हाट वी कैन से दैट इट इज़ अ सेट ऑफ फोर्सेस whose lines of action are parallel to each other. Okay, in case of concurrent forces, line of action passes through a common point, and in case of parallel forces, a set of forces whose line of action are parallel to each other. And second, in case of concurrent forces, इसमें क्या होता है, हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करके रिजल्टेंट फोर्स को निकाल लिया. बट इन दैट केस, to find out the resultant forces, again we will apply the parallelogram law, but not directly, it should be indirectly. Okay, so let's start to discuss about the parallel forces in a plane. क्या होता है, हम लोग जान गए कि ये पैरेलल फोर्सेस होता क्या है. तो ये वैसा फोर्स है जो कि किसी बॉडी पे लगता है, तो वो सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. ओके, नाउ हियर कंसीडर अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस F1, F2, F3, F4 विच ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर. हम लोग देख रहे हैं F1, F2, F3, F4 ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. एंड सपोज जो A पॉइंट है जहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है वो x1 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, जो F2 फोर्स है वो ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे है. सिमिलरली F3 जो है वो x3 डिस्टेंस पे है और F4 जो है वो x4 डिस्टेंस पे है. ओके, एंड सपोज इफ F इज द रिजल्टेंट फोर्स, अगर F जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है. ओके, तो इस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं समेशन ऑफ Fy, वेयर ऑफ कोर्स I इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4. अगर ये फोर्स F है तो मोमेंट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोमेंट वी कैन फाइंड आउट. मोमेंट क्या होता है, द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल दिस फोर्सेस अबाउट द ओरिजिन, मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो इफ m नॉट इज द मोमेंट अबाउट द पॉइंट O, देन ऑफ कोर्स इट कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्टेंस. ओके, नाउ यहाँ पर ये हो सकता है देर आर थ्री पॉसिबिलिटी दैट मे एग्जिस्ट. नंबर 1 क्या है, द सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स. एक में क्या हो सकता है कि वो रिड्यूस हो जाए सिंगल फोर्स में, दूसरे में क्या हो सकता है कि वो रिड्यूस हो जाए कपल में, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल फोर्सेस है एंड वी नो दैट कपल ऑफ फोर्सेस या मोमेंट कहाँ अराइज होता है, द कपल इज फॉर्म बाय द टू इक्वल एंड अपोजिट
फोर्सेस। ओके, तो पहले केस में क्या है कि फोर्स ये रिड्यूस हो सकता है सिंगल फोर्स में, और दूसरे केस में हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये रिड्यूस हो सकता है रिड्यूस टू अ कपल। सो इन फर्स्ट case we know that F is the resultant force, so F is equal to summation Fi. Our moment can be written as, of course, moment is equal to F into x, force into distance. So in this way x can be written as m naught by F. M naught is equal to summation of Fi xi by Fi. And similarly, agar the couple is formed, we know that the couple is formed by the two equal and opposite forces. अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो ऑफ कोर्स दे आर कैंसिल टू ईच अदर, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंटम इज ऑफ कोर्स अगेन फोर्स इनटू डिस्टेंस. व्हाट विल बी द थर्ड केस? थर्ड केस हमारा होगा द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एंड वी ऑलरेडी नो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा. इसका दो इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0, टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 और टोटल या नेट मोमेंटम इज इक्वल टू 0. सो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू 0 एंड एफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स मोमेंट इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ सेकेंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द distributed force in a plane. Distributed force in a plane. Okay, so distributed force as its name it is clear. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, distributed means ये किसी भी बीम पे किसी भी सतह पे फैला हुआ फोर्स है. ओके, और ये कैसे फोर्स एक्ट करेगा, ओवर अ लेंथ, एरिया और वॉल्यूम. तो these forces means distributed force act over a length, area और वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी. अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पैरेलल फोर्सेस में. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टू नो अबाउट द पैरेलल फोर्सेस बिफोर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स में हम लोगों को फोर्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. तो इसको हम लोग स्टडी करने के लिए सारे फोर्स को पैरेलल फोर्स लाइक दैट कन्वर्ट कर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हुआ. इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मान लो कोई ब्रिज बना हुआ है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ ब्रिज या इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर. तो ब्रिज में क्या है, कहीं पे लोड कम है, कहीं पे ज़्यादा है, और लोड का हमेशा वेरिएशन होते रहता है. तो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो सारे फोर्स को एक सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स से रिप्लेस करते हैं, और जिसे रिप्लेस करते हैं ऑफ कोर्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या बोलो उसका जो इफ़ेक्ट होगा, वो इफ़ेक्ट वो सारे फोर्स लगाते हैं जो होता है वही होना चाहिए. Okay, so replace such distributed force by a single concentrated force. This concentrated force should represent the resultant of the distributed force. We can say ये एक बीम कोई लिए हम लोग, ये भी यहाँ पर इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको फर्स्ट हम लोग ऐसे कन्वर्ट किए पैरेलल फोर्स में और सब उसके बाद से इक्वल कर दिए. ओके, A distributed load is indicated by a series of arrows. यहाँ पर हम लोग देख रहा है, its magnitude is given in terms of load per unit length, that is Newton per meter. Okay, that is Newton per meter. And with this diagram we can understand it. ये हम लोग कोई बीम लिए, ये बीम हो गया ए और बी, ये दिखा रहा है कि इस पे लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, यहाँ पर हम लोग कोई एक स्मॉल एरिया जिसका थिकनेस डी एक्स है फ्रॉम ओरिजिन एक्स डिस्टेंस पे लिए. ये एल जो है ये बीम का डिस्टेंस है. ओके, इधर है डब्ल्यू पर मीटर और ये एक्स बार जो है
ये W हो गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि लोड को, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्लेस करते हैं एक सिंगल लोड से, ये यहाँ पर कैपिटल W वही है। एंड दिस स्मॉल W, ये जो पर्टिकुलर एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग कंसिडर किए हैं, ये उसका है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लेट अस कंसिडर अ बीम ऑफ लेंथ L। ओके, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लिए हुए हैं supporting distributed load. Consider an element of the beam of length dx situated at a distance x। सेम जो हमने अभी पहले कहा कि एक x डिस्टेंस पे हम लोग एक dx एलिमेंट कंसिडर किए हैं, तो टोटल लोड इसका क्या लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स बाय मैथमेटिक्स दिस कैन बी रिटेन एज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L, जो कि लेंथ है बीम का, एंड W dx। अगर इसका मोमेंट निकालना हो तो इफ F इज द, ऑफ कोर्स इट इज व्हाट, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ कंप्लीट रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। सो फाइनली वी कैन राइट x bar is equal to this much। okay, and x bar is what? this is the this one distance। मतलब ये जो रिजल्टेंट, जो सारे लोड को हटा करके, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हटा करके एक लोड जो हम कंसिडर किए, ये वो है, वो x बार के डिस्टेंस पे है। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स इन अ प्लेन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द hydrostatic force on a submerged surfaces। hydrostatic force on a submerged surfaces, this one, the last topic we have to discuss this one. First, it is important to know what is hydrostatic force and where we are going to use this hydrostatic force, means what is its application and what are its important। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड, फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और एक इस पे लगने की बात हो रही है, सबमर्ज्ड सर्फेसेस। सो व्हाट इज दिस? Submerged surfaces is the hydrostatic pressure on the centroid of the projected surface of plane multiplied by the area of the projection. So this is the submerged surface and this is the hydrostatic force, and where it is force exerted on the wall of the storage tank, ships and dam. So when we have to construct this thing, then it is important to know the concept of the hydrostatic force on submerged forces. When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to fluid. The determination of these forces is important in the design of storage tanks, ships, dams and other hydraulic structures. Okay, so it is very important to know about the hydrostatic force. In a fluid at rest, the intensity of pressure at a point is same in all direction and is given by P is equal to WH rho GH, where P is the pressure, H is the vertical distance of the point from the free surfaces, and W is the specific weight of the fluid, Newton per meter cube, and rho is the density of the fluid, kg per meter cube. From this formula, we find that the pressure varies linearly with the depth. Consider a rectangular with the depth. Now consider for this a rectangular flat plate of length L and width B immersed in water with its length normal to the plane.
the total resultant pressure P acting over a unit length of this flat plate due to water pressure is equal to the area of the load diagram. This is called load diagram, and it passes through the load as shown in this diagram. But when the pressure distribution is triangular, the resultant passes through the centroid of this triangle, which is at a distance of 2/3 h from the free surface. The distribution of pressure together with the resultant P acting per unit length of the plate in some other different position is shown in this figure. So this you can see कि अगर प्रेशर ट्रायंगल में है, इस शेप में है और इस शेप में है, तो उस केस में P का वैल्यू क्या होगा. Okay, so this is all about the hydrostatic force on the submerged forces. Okay, then thank you so much.